थ्योरी ऑफ नंबर्स के इस वाले लेक्चर में हम यूनिट सेकंड जो है उसको आगे और पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड शुरू की थी, जिसमें कि हमने क्या किया था, जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड p टाइप की जो द्विघात सर्वांग समता है, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है, उसका सॉल्यूशन हमने निकाला था। हमने क्या कहा कि इस इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो वाई स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट डी मॉड्यूलो पी, इस वाले जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो यदि आपको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक का सॉल्यूशन पता है तो आप दूसरे का निकाल सकते हो। पी हमें पता है क्या है, यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर है, और इस पूरी वाली यूनिट में जो है पी क्या रहेगा, हमेशा ऑड प्राइम नंबर, और इसका ए के साथ जीसीडी क्या है, 1 है। यहाँ पे ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारा यहाँ पर ए है, हमने पढ़ा। और इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो इसका भी होगा, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व किया, एक एग्जांपल करके देखा, जिसमें हमने क्या कहा, यहाँ पर ये वाली हमने इक्वेशन ली थी, p जो है हमारा ऑड प्राइम नंबर था, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, और इस इक्वेशन को हमने वाई स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट डी मॉड्यूलो p, इसको सॉल्व करने के बाद में इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यूज़ आ गई। तो इससे क्या है, हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो है मेथड हमें पता चल गया। इसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। क्वाड्रेटिक रेजिड्यू में हमने क्या पढ़ा, p आपका वही ऑड प्राइम नंबर है और इसका a के साथ जीसीडी 1 है, लेकिन यहाँ पे a जो है वो क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो आपके ऑड प्राइम नंबर p का किसी इंटीजर a के साथ जीसीडी 1 है, तो a जो है वो p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा, द्विघात शेषफल होगा। यदि आप a और p की हेल्प से ये द्विघात सर्वांग समता बनाते हो, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट a मॉड p, यदि इस सर्वांग समता का कोई हल विद्यमान है तो a जो है वो p का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। और यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो a जो है वो p का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। ये हमने पढ़ा। इसके बाद जो है हमने 13 के लिए रेजिड्यूज निकाले, कौन कौन से होते हैं। और जब आप जो है किसी प्राइम नंबर का जब रेजिड्यूज निकालते हो तो उसमें क्या करते हैं, कुछ इंटीजर्स जो है वो पेयर की फॉर्म में आते हैं। जैसे 13 वाले केस में 3, 4 आ रहा है, 9 और 10 आ रहा है। तो किसी एक ऑड प्राइम नंबर के रेजिड्यूज में कितने पेयर होंगे, इसके लिए भी हमने ये फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट किया। इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो रेजिड्यूज हमने ढूंढे हैं वो सही है या फिर नहीं है। इसके बाद जो है हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, या आप करके देख लीजिए, नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर आगे का पढ़ेंगे, और आगे जो है हमारा जो हम पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू से रिलेटेड है। तो आप पहले यहाँ तक का अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप आगे का पढ़िएगा, क्योंकि तभी आपको चीज़ें एक्सप्लेन होगी। तो हम आज पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है उस पे कुछ थ्योरम्स, जिसमें जो पहली थ्योरम है वो क्या है, आइलर मेथड, और इस थ्योरम को हम आइलर मेथड भी कहते हैं। तो ये आइलर ने क्राइटेरिया दिया था, और ये क्या बताता है कि कोई भी इंटीजर a जो है वो p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू द्विघात शेषफल होगा या नहीं होगा, उसकी ये हमें कंडीशन बताता है। एक कंडीशन तो हमने जो है वो डेफिनेशन में पढ़ी कि अगर आपके पास जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो जाएगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को बना के इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते, कुछ और तरीके भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये तरीके जो है वो आइलर ने बताया। और ये वाली थ्योरम जो है आपको ये तरीका बताती है कि आप बिना क्वाड्रेटिक जो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन बनाए बिना ये कैसे पता कर सकते हो कि ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं है, वो हमें ये थ्योरम बताती है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पी आपका क्या है, ऑड प्राइम नंबर, जैसा कि शुरू से ही है, और इंटीजर, जिस इंटीजर को आप ये देखना चाहते हो कि ये इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं है, उसका p के साथ जीसीडी हमेशा क्या होना चाहिए, 1। तो हमने क्या किया, p ऑड प्राइम ले लिया और a ऐसा इंटीजर ले लिया जिसका p के साथ जो है जीसीडी क्या है, 1 है। तो कंडीशन क्या है कि a p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा यदि और केवल यदि a की पावर आप करो p-1/2, ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 1 के और मॉड्यूलो में क्या है p, अगर ये रिलेशन बन रहा है, यदि आप a की पावर p-1/2 करते हो और वो कॉन्ग्रुएंट 1 हो जाता है मॉड p के साथ, तो a p का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। और अगर ऐसा नहीं होता है तो a p का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। तो ये थ्योरम जो है हमें दोनों तरफ से प्रूव करनी है, क्योंकि ये क्या है, यदि और केवल यदि।
तो ये इसका स्टेटमेंट है जो क्या कहता है, पी ऑड प्राइम है, एक ए जो है वो कोई ऐसा इंटीजर है जिसका पी के साथ जीसीडी 1 है, तो ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा यदि और केवल यदि ए की पावर p माइनस 1/2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो 1 मॉड्यूलो पी के। तो थ्योरम का स्टेटमेंट हमने देख लिया। इसके बाद जो है हम अपना फोकस इसके प्रूफ पर रखते हैं। तो प्रूफ जो है तो हमारी थ्योरम यदि और केवल यदि वाली फॉर्म में है। इसका मतलब हमें जो प्रूफ है वो दोनों साइड से करना है। तो पहला जो पार्ट है इसका वो हो जाएगा हमारा आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम शुरू वाले स्टेटमेंट को गिवन मानते हैं और बाद वाले स्टेटमेंट को जो है वो प्रूफ करते हैं। तो शुरू में क्या दे रखा है कि ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा, तो हमने क्या मान लिया, ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। तो हमें शो क्या करना है, ये वाला रिलेशन फुलफिल होता है, ये हमें शो करना है। तो हमारे पहले वाले पार्ट का जो है वो हम पहले वाले पार्ट के लिए हमें दिया गया क्या है कि ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है और हमें शो करना है ये वाला रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है उस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो अगर ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो डेफिनेशन से हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी, ये जो द्विघात सर्वांग समता बनेगी इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट जरूर करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तभी ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो पाता है। तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इस सॉल्यूशन को हमने क्या मान लिया, x इक्वल टू x1। तो इसका मतलब x1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह x1 पुट करने पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी। अब इसको जो है इस इक्वेशन को हमने नंबरिंग कर दी 1 और एक बार इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये देखिए ए का पी के साथ जीसीडी 1 है, ये स्टेटमेंट में ही गिवन है। और तो हम क्या कह रहे हैं, यदि ए का पी के साथ जीसीडी 1 है तो x1 का भी पी के साथ जीसीडी 1 होगा। अब देखिए ऐसा क्यों है, देखिए कि यहाँ पर ए का पी के साथ जीसीडी 1 है और यहाँ पर जब आपने x की जगह x1 इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया तो आपके पास आया x1 का होल स्क्वायर x1 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो p। हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि यदि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n होता है तो a को और b को जब अलग अलग n से डिवाइड करते हैं तो शेषफल सेम बचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप p से a को डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर वही रहेगा और जब आप p से x1 स्क्वायर को डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर वही रहेगा। इसका मतलब, और हमें पता है कि a का और p का जीसीडी 1 नहीं है। इसका मतलब जब आप a को p से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब जब आप x1 स्क्वायर को p से डिवाइड करोगे तब भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। तो x1 का स्क्वायर का p के साथ जीसीडी, इसका मतलब क्या हो गया, 1, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो 1 हो गया। तो x1 स्क्वायर का p के साथ जीसीडी 1 है तो x1 का भी p के साथ जीसीडी क्या हो जाएगा, 1। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, a का p के साथ जीसीडी 1 है इसलिए x1 का भी p के साथ जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। फर्मा वाली थ्योरम से हमने पढ़ा है यदि a का p के साथ जीसीडी 1 है तो हम क्या लिखते हैं, a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। ये हमने पढ़ा था, p वहाँ पे भी क्या था, ऑड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए x1 का p के साथ जीसीडी 1 है तो यहाँ से फर्मा वाली थ्योरम से हम क्या लिख रहे हैं, x1 की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। ये हमने डायरेक्ट फर्मा वाली थ्योरम से लिखा है, वहाँ पे a होता है, यहाँ पे हमने x1 लिया है। ये फर्मा वाली थ्योरम से आ जाएगा। यहाँ पे जो x1 की पावर p माइनस 1 है इसको 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया और जो ऊपर 2 से गुणा हो रखा है उसको x1 का स्क्वायर कर दिया और p1 माइनस 1 बटे 2 को हमने बाहर कर दिया। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर p माइनस 1 बटे 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने नंबरिंग दे दी इक्वेशन 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या कह रही है, x1 का होल स्क्वायर x1 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो p है। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, x1 स्क्वायर की पावर p माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर इक्वेशन 1 को पावर जो है दोनों तरफ हमने p माइनस 1/2 कर दी जाए तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन 1 की दोनों तरफ पावर जो है वो p माइनस 1/2 कर दी तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x1 का स्क्वायर की पावर p माइनस 1/2 और इधर क्या हो जाएगा, a की पावर p माइनस 1/2 और मॉड्यूलो में p है। अब ये देखिए, इसको हमने नंबरिंग दे दी 3। अब 3 और 2 इक्वेशन को देखिए, x1 का स्क्वायर इसकी पावर p माइनस 1/2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 के
और ये सेम जो है वो इंटीजर किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए की पावर p माइनस 1/2 के। तो यहाँ से देखिए इन दोनों रिलेशन 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं कि 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है x1 का स्क्वायर p माइनस 1/2 से, और x1 का स्क्वायर p माइनस 2 कॉन्ग्रुएंट है a की पावर p माइनस 1/2 से। तो 1 इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो 1 क्या होगा, a की पावर p माइनस 1/2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि दोनों का बेस जो है वो सेम है। तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, a की पावर p माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। यही हमें शो करना था। ये इसका जो है वो नेसेसरी वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका सफिशिएंट वाला पार्ट पढ़ते हैं। सफिशिएंट वाले पार्ट में क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट बाद में आ रहा है उसको हम दिया हुआ मानते हैं और जो स्टेटमेंट पहले आ रहा है उसको हम जो है वो प्रूफ करते हैं। तो हमारे स्टेटमेंट में कौन सा वाला कथन बाद में आ रहा है कि a की पावर p माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p है। सफिशिएंट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इस बाद वाले पार्ट को दिया हुआ मानेंगे और हम ये शो करेंगे जो पहले बात लिखी हुई आ रही है कि a p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। तो सफिशिएंट पार्ट में हमने क्या कहा, ये हमें गिवन है और हमें शो क्या करना है कि ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। बेसिकली हमें ये शो करना है कि इस तरह की कोई इक्वेशन बनेगी तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते ही ए पी का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। तो हमने यहाँ पे ये दिया हुआ जो है उसको हमने लिख लिया। ये प्रॉपर्टी हमें दी हुई है, इसका हम यूज़ करेंगे। हमने जो है वो एक छोटा सा अजम्पशन किया है कि r जो है वो p जो आपका ऑड प्राइम नंबर है उसका प्रिमिटिव रूट है। p का प्रिमिटिव रूट जो है वो r है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिमिटिव रूट क्या होता है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, इसको आप पढ़ लेना। लेकिन अगर आप प्रिमिटिव रूट को छोटी वाली फॉर्म में समझना चाहते हैं, बहुत डिटेल में नहीं समझना चाहते, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारे पास डिटेल्स में सिलेबस में आया भी नहीं है, तो हम इसको इतना ही समझना चाहते हैं जितना थ्योरम में काम में आ रहा है। तो मैंने अगर ये कहा है कि आर पी का प्रिमिटिव रूट है, तो यहाँ पर ये देखिए कि a जो है वो n का प्रिमिटिव रूट होता है यदि a की पावर 5n कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो n होता है। अगर a और n में ये रिलेशन है तो a जो है वो n का क्या हो जाता है, प्रिमिटिव रूट। ठीक है, अब बस ये छोटी सी डेफिनेशन है, बाकी ये ऑर्डर क्या होता है ये मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना। बाकी प्रिमिटिव रूट, अगर r को p का प्रिमिटिव रूट होना है तो r को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, r की पावर 5p कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। यहाँ पे a n का प्रिमिटिव रूट है, हम क्या दिखा रहे हैं कि r p का प्रिमिटिव रूट है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे केस में क्या हो जाएगी, a की जगह आ जाएगा r और n की जगह क्या आ जाएगा p। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, a की पावर 5p कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो n। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी r की पावर 5p कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, r की पावर 5p कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p, और हमें पता है 5p की वैल्यू क्या होती है, p माइनस 1। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आके ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, r की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। ये हमारे पास हो गया, इसको हमने नंबरिंग दे दी और यहीं पे छोड़ दिया। अब हमें जो दिया हुआ था वो क्या है, a की पावर p माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन में बेस सेम है, p है, दोनों तरफ यहाँ पे क्या आ रहा है 1, यानी 1 इसके भी कॉन्ग्रुएंट है और 1 इसके भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, r की पावर p माइनस 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, a की पावर p माइनस 1/2 के, और बेस जो है वो क्या रहेगा, मॉड p। ये आपके पास आ गया। इसके बाद जो है हम दोनों तरफ की पावर जो है 1/p माइनस 1 कर देते हैं, जिससे दोनों तरफ का p माइनस 1 जो है वो पावर में से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, a की पावर हाफ और यहाँ पे r की पावर 1। हाफ को हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर हम कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस में, तो ये हमने कर दिया। तो ये क्या हो गया, a कॉन्ग्रुएंट r स्क्वायर मॉड्यूलो p। अगर हमें पता है a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n है तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, b कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने r स्क्वायर को पहले लिख लिया, a को बाद में लिख लिया। तो ये रिलेशन क्या हो गया, आर स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी। अब आप इसको कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी से। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू, जब आप आर पुट करते हो, ये रिलेशन सही है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी का एक सॉल्यूशन क्या है, आर। क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आर जो है इसका एक सॉल्यूशन आपके पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते ही यहाँ पर ए जो है वो पी का क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते ही ए पी का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। और सफिशिएंट वाले पार्ट में हमें ये शो करना था कि ए जो है वो पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। ये आपकी आइलर वाली थ्योरम का प्रूफ है, ये आपका प्रूफ है। और इसको जो है आप आइलर मेथड भी कह सकते हो। तो सिंपली, और इस वाली प्रॉपर्टी को जो है आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम में ले सकते हो। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तब तो ए की पावर जो है p-1/2 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, मॉड्यूलो में p रहेगा। लेकिन एक छोटा सा रिजल्ट ये है कि जब क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तब तो क्या है, 1 है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है तो इस वाली प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्या आएगा, -1। यानी अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो और यहाँ पे आपके पास 1 की जगह -1 आ जाता है, इसका मतलब ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है, वो क्या है, नॉन रेजिड्यू। तो ये छोटा सा रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि यदि ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, और ए पी का अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, -1। जैसे हमने जब क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने 13 के जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकाले थे और हमें पता था कि 2 जो है इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 2 करें तो 2 की पावर p-1/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 13 - 1/2, 2 की पावर 6, जो कितना होता है, 64। 64 पे अगर आप मॉडुलो 13 अप्लाई करोगे तो 52 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 12। और 12 को जो है आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलो 13 अप्लाई करके -1, यानी 2 की पावर 13 - 1/2 जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, -1 के। इसलिए 2 जो है 13 का क्या है, नॉन रेजिड्यू। लेकिन अगर आप a की वैल्यू 3 लो तो आप 3 की पावर क्या करो, p-1/2 करो तो 3 की पावर 6 हो जाती है। इसको आप थोड़ा सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। इस वजह से जो 3 है वो क्या है, 13 का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। आप जो है वो इस तरह से भी किसी भी प्राइम नंबर का अगर आपको रेजिड्यूज निकालना है तो उसका एक मेथड जो है ये भी होता है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसके इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप करके देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रिजल्ट क्या हुआ, 3 का जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू 3 जो है 13 का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है और 2 जो है वो नहीं है। अब ये देखिए, जो मैंने शुरू में आपको द्विघात सर्वांग समता हल करना सिखाया था उससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन है, ये आप करके देखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू वाला ही, क्वाड्रेटिक सर्वांग समता वाला है, तो इसको भी आप करके देखिए। सेम y² कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो p वाले मेथड से, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं है उससे रिलेटेड है, तो ये भी आप लोग जो है वो करके देखिएगा। इसके बाद जो है 2-3 छोटे से रिजल्ट है जो कि आपके न्यूमेरिकल करते टाइम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और ये रिज़ल्ट क्या कहते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है वो अभी हमने जो है पीछे 2 टॉपिक पढ़े, एक तो पढ़ा द्विघात सर्वांग समता जिसको हमने हल करना भी सीखा इस टाइप के क्वेश्चन, और एक हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ये जो पहला वाला रिजल्ट है ये क्या करता है, द्विघात सर्वांग समता की जो इक्वेशंस है उनको और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू इन दोनों बातों को जो है वो रिलेट करता है। देखिए कैसा करता है, p प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है, a का p के साथ GCD 1 है, तो आपने क्या कर दिया, ये द्विघात सर्वांग समता बना ली। इसको हल करना भी आपको आता है, लेकिन ये देखिए इसका हल हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि रैखिक सर्वांग समता का भी हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता था, इसका भी नहीं करता। तो देखिए कंडीशन देखिए, इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा यदि और केवल यदि जो b² - 4ac जो आपकी किसकी वैल्यू होती है, d की, d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac, जो y² कॉन्ग्रुएंट d मॉड्यूलो p करते हैं उसमें जो d की वैल्यू है b² - 4ac। जब आप यहाँ से a b c की वैल्यू लेके इसकी वैल्यू निकालोगे वो या तो 0 आए या फिर p का कोई रेजिड्यू आए, तभी इस इक्वेशन का, इस द्विघात सर्वांग समता का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आपको यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल हमने करके देखा था ये वाला, तो यहाँ पे जब हमने b² - 4ac को जो है वो कैलकुलेट किया था यहाँ पर d की वैल्यू, तो ये क्या आ रही है, -4। -4 को आप मॉड्यूलो 13 में पॉजिटिव लिखना चाहो तो क्या आएगा, 9।
तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में देखें तो 9, और 9 जो है वो 13 का क्या होता है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, इसलिए इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था। तो जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करोगे तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो पहला वाला नोट जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये एक तरह से टेस्ट है कि द्विघात सर्वांग समता का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आगे वाला जो, तो इस वाले यूनिट में जो है हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ लिया द्विघात सर्वांग समता, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो p, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक चीज़ हमने ये पढ़ी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू क्या होता है और वो कब कोई भी जो a है वो p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड हमने जो है आयलर की थ्योरम भी पढ़ी और कुछ एक एग्जाम्पल भी किए। इसके बाद जो है इस यूनिट का जो थर्ड टॉपिक है वो है लीजेंड्रे सिंबल, लीजेंड्रे प्रतीक, और ये भी जो है पीछे वाले टॉपिक से क्वाड्रेटिक रेजिड्यू से, जिसको हम द्विघात शेषफल कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो पहले आप वो वाला टॉपिक पढ़िएगा, उसके बाद आप ये वाला आके पढ़िएगा। तो लीजेंड्रे सिंबल, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, लीजेंड्रे सिंबल निकालने के लिए भी आपको 2 चीज़ें चाहिए। p आपका जो चैप्टर के शुरू से ही क्या चल रहा है, ऑड प्राइम नंबर, यहाँ पे भी p क्या है, ऑड प्राइम नंबर। दूसरा इंटीजर है a हमने इस तरह से लिया है कि a का p के साथ GCD क्या है, 1 है। तो हम जो लीजेंड्रे सिंबल है उसको डिनोट करते हैं a/p से, और दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देते हैं। a/p इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका होता है लीजेंड्रे सिंबल, यानी p और ऑड प्राइम नंबर और इंटीजर a, इन दोनों से बनता है लीजेंड्रे सिंबल। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, लीजेंड्रे सिंबल की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी, यानी लीजेंड्रे सिंबल के 2 ही वैल्यूज़ पॉसिबल है, 1 या फिर -1। तो लीजेंड्रे सिंबल की जो वैल्यू है वो 1 होगी यदि a जो है वो p का क्या है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो 1 हो जाएगी, और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है तो क्या हो जाएगा, -1। इसी को ही हम क्या कहते हैं, लीजेंड्रे सिंबल। ये आपकी डेफिनेशन है। 13 वाले के जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हमने निकाल रखे हैं, 1 3 4 9 10 12, इसके क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता है, यानी वो सब किस केस में चले जाएंगे, इस केस में। यानी इन सब के लिए जब आप लीजेंड्रे सिंबल निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। इसका मतलब 1/13, 3/13, 4/13, 9/13, 10/13 एंड 12/13, इनके लिए वैल्यू क्या होगी, 1। तो जब आप जो है 2/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, 11/13, यानी जो नॉन रेजिड्यूज के लिए लीजेंड्रे सिंबल निकालोगे तो उन सब के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो ये आपका लीजेंड्रे सिंबल डेफिनेशन है, और ये इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, ये सारा कुछ हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब ये है कि लीजेंड्रे सिंबल की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की थी, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है हम आगे वाली थ्योरम में पढ़ेंगे। इसमें जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो बेसिक में क्या है, सबसे पहले आपको ये हमने यहाँ पे 5-6 प्रॉपर्टीज़ है, तो इन सब के लिए बेसिक हमने कुछ अजम्पशन किए हैं। तो पहला क्या है कि p आपका ऑड प्राइम नंबर, ये तो आपको चाहिए लीजेंड्रे सिंबल निकालने के लिए, और एक आपको इंटीजर चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे इंटीजर 2 लिए हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी है कि a इंटू बी टाइप की, तो इसके लिए आपको 2 इंटीजर्स चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 इंटीजर लिए हैं, p एक ऑड प्राइम लिया है। अब हमें पता है जो हम इंटीजर लेते हैं वो कैसा लेते हैं, जिसका p के साथ GCD क्या हो, 1 हो। तो हमने यहाँ 2 इंटीजर लिए हैं, तो ये दोनों हमने कैसे लिए हैं, जिसका p के साथ GCD दोनों का क्या है, 1 है। ये हमारे अजम्पशन है। तो हमें ये शो करना है कि लीजेंड्रे सिंबल जो है वो निम्न गुणों को संतुष्ट करता है, यानी उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम जो है इसको 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो हमारा लेकिन हमें जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए p आपका ऑड प्राइम नंबर है और a और b इस तरह से है कि इसका p के साथ GCD क्या है, 1 है। तो पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, a वाली प्रॉपर्टी। a क्या कह रहा है कि दिया हुआ है कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो p है, मतलब a और b जो है वो कॉन्ग्रुएंस में है और मॉड्यूलो में क्या चल रहा है, p। तो आपको ये शो करना है कि इन दोनों के लिए जब आप लीजेंड्रे सिंबल निकालोगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी, यानी a/p इक्वल होगा b/p के। तो यहाँ पर आपको ये शो करना, और दिया हुआ क्या है कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो p है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, दिया हुआ है a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो p, और लास्ट में ये लाना है कि a/p और b/p की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ देखिए
ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो पी है। अब हमें ये देखना है कि ए बाई पी और बी बाई पी निकालना है, मतलब ये देखना है कि इसकी वैल्यू 1 होगी या -1 होगी। तो 1 - 1 किस तरह से देखते हैं कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या फिर नहीं है। क्वाड्रेटिक रेजिड्यू किस तरह से देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कब होगा, जब आप ए के लिए x² कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, और y के लिए y², b के लिए y² कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो p, ये दूसरी इक्वेशन बना ली। तो ये दोनों जो है इन दोनों इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो a और b जो है वो p के क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, और इसके लिए a बाई पी और b बाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और अगर इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो a बाई पी और b बाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, और अगर एक का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो a बाई पी की वैल्यू 1 हो जाएगी और b बाई पी की क्या हो जाएगी, -1। ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा, तो इसको कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें दिया हुआ था कि ये कॉन्ग्रुएंस में है, तो हमने इसको नंबरिंग करके यहीं पे छोड़ दिया। इसके बाद हमने कहा कि जो है वो अगर जो a बाई पी की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और b बाई पी की वैल्यू निकालनी है तो इसके सॉल्यूशन पे बात करनी पड़ेगी कि एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो दो लाइन है इनको हम मर्ज करके तीसरी लाइन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए x² कॉन्ग्रुएंट है a के और a कॉन्ग्रुएंट है b के, और बेस क्या चल रहा है, p सेम। तो क्या कहने की मतलब क्या हुआ, x² a के कॉन्ग्रुएंट है, a b के कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x² कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो p। ठीक है, आगे वाली इक्वेशन में देखिए y² b के कॉन्ग्रुएंट है और b क्या है, a के कॉन्ग्रुएंट है, बेस सेम है मॉड्यूलो p। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, y² कॉन्ग्रुएंट a। इसका मतलब क्या हुआ कि x² कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो p और y² कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो p। हम जो है इन इक्वेशंस को किस तरह लिख सकते हैं, x² कॉन्ग्रुएंट b और y² कॉन्ग्रुएंट a। किसके हेल्प से ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो p है। इसका मतलब क्या हुआ कि x² a के भी कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो p में और x² b के भी कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो p में, y² a के भी कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर और b के भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन इन इक्वेशंस का है वही सॉल्यूशन क्या होगा, इन इक्वेशंस का होगा। यानी मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं इससे कि आप x² कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो p, आपके पास ये दो इक्वेशंस थी, ये दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया, x और y की आपने क्या निकाली, वैल्यूज़। तो वो x y की वैल्यूज़ जो है जब आप यहाँ पर a की जगह b कर दोगे तब इसको सेटिस्फाई करेगी, और जब यहाँ पे b की जगह a कर दोगे तब भी y इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो रिलेशन आपके पास है इनका सॉल्यूशन क्या है, सेम है। यही मतलब हुआ कि आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पर x² की मान लो मैंने मान लिया x का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो p है, तो 4 जो है वो a की कॉन्ग्रुएंट है और a b की कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब 4 b के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और 4 b के कॉन्ग्रुएंट होते ही y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2। इसका मतलब x और y की वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। इसका मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, सेम होगा। मतलब क्या हुआ, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो दोनों का ही करेगा, क्योंकि दोनों का हल क्या है, समान है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो दोनों का ही करेगा, नहीं करेगा तो दोनों का ही नहीं करेगा। अगर दोनों का जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो a बाई पी और b बाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा तब a बाई पी और b बाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इस तरह से इस केस में a बाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई पी। तो ये आपका पहली प्रॉपर्टी है, और ये क्यों जो है ये सेटिस्फाई हो पाई, क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो p है। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसका मतलब a बाई पी इज इक्वल्स टू b बाई पी तभी होगा जब a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो p है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है जो हमें प्रूफ करनी है बी वाली, वो ये है कि आपको ये शो करना है कि a² का जब p के साथ लीजेंडर सिंबल निकालते हैं, a² मतलब किसी भी इंटीजर का स्क्वायर, और a किस तरह से है, जिसका p के साथ GCD 1 है, ये कंडीशन तो होनी चाहिए। तो a² का p के साथ जो है वो लीजेंडर सिंबल की वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये आपको शो करना है। तो ये हम कैसे शो करेंगे, तो हमें क्या शो करना है, a² बाई p जो है हमेशा 1 होता है। अब a² बाई p हमेशा 1 होता है, तो 1 कब होगा लीजेंडर सिंबल, जब a² p का क्या होगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। और a² p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कब होगा, जब ये वाली जो सर्वांग समता है x² कॉन्ग्रुएंट a² मॉड्यूलो p, इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा।
यहाँ पे पहले क्या होता था a, लेकिन हम तो जब यहाँ पे a होता था तो हम a बाई पी निकालते थे, लेकिन हम a स्क्वायर बाई पी निकाल रहे हैं तो यहाँ a की जगह क्या होगा a स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये वैल्यू हमें 1 शो करने के लिए हमें क्या शो करना है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आप ये बात देखिए, जब आप x की वैल्यू a रखोगे तो हमेशा ही वो इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इस वाले जो द्विघात सर्वांग समता है इसका x इक्वल टू ए हल, हमेशा एक हल तो हमेशा मिलेगा आपको, वो क्या होगा x इक्वल टू ए। जब आप x की वैल्यू a रखोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, जिसको p क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब x इक्वल टू a हमेशा इसका एक हल हो गया। अगर आपको हल मिल गया इसका मतलब a स्क्वायर जो है वो p का क्या हो गया, रेजिड्यू हो गया, और p का रेजिड्यू होते ही a स्क्वायर बाई p की वैल्यू क्या हो गई 1। यही हमें शो करना था, ये हमारी b वाली प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं c वाली प्रॉपर्टी क्या है। c वाली प्रॉपर्टी में आपको ये शो करना है कि a बाई पी जो लीजेंड्रे सिंबल है वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 या फिर -1। तो ये जो 1 या -1 है ये कॉन्ग्रुएंस होता है a की पावर p माइनस 1 बाई 2 के, और मॉड्यूलो में क्या चल रहा है p। ये प्रॉपर्टी हमें जो है वो सिद्ध करके बतानी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि a बाई पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है a की पावर p माइनस 1 बाई 2 मॉड्यूलो p के। अब ये जो इस तरफ की प्रॉपर्टी है a की पावर p माइनस 1 बाई 2, ये जो है आपको ध्यान आ रही होगी, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी अभी, आयलर वाली थ्योरम। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये वहाँ पे काम आएगी। आयलर की थ्योरम क्या कहती है कि a जो है वो p आपका ऑड प्राइम है, a जो है p के साथ उसका GCD जो है 1 है, ठीक है। a p का द्विघात समघात होगा, यानी a बाई पी की वैल्यू जो है 1 होगी यदि और केवल यदि a की पावर p माइनस 1 बाई 2 कॉन्ग्रुएंट क्या होगा 1 मॉड्यूलो p के। तो ये आयलर थ्योरम है जो कि हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें शो ये करना है ये वाला, और हमें जो है ये हम इसको आयलर वाली थ्योरम से किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। आयलर क्राइटेरिया या आयलर वाली थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट a का हल विद्यमान होगा यदि और केवल यदि, या फिर a p का रेजिड्यू होगा यदि और केवल यदि a की पावर p माइनस 1 बाई 2 कॉन्ग्रुएंट हो 1 के और मॉड्यूलो p के, ठीक है। ये जो है आयलर वाली थ्योरम मैंने यहाँ पर लिख भी दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयलर वाली थ्योरम से अगर हमने ये मान लिया कि मान लो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो a जो है वो p का क्या हो जाएगा, रेजिड्यू, और उस वाले केस में a बाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, और a बाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि इन दोनों का जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। तो मैं क्या लिख सकती हूँ a बाई पी कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि a बाई पी इक्वल है 1 के, दोनों का डिफरेंस क्या है 0, 0 को p क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसलिए मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को जो है वो सर्वांग समता की फॉर्म में क्या लिख दिया, a बाई पी कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। अब ये देखिए 1 जो है वो यहाँ पे 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है a बाई पी कॉन्ग्रुएंट है 1 के, और 1 कॉन्ग्रुएंट है a की पावर p माइनस 1 बाई 2 के। तो a बाई पी डायरेक्ट किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, a की पावर p माइनस 1 बाई 2 के, क्योंकि दोनों का बेस जो है वो क्या है सेम है, तो यहाँ पे भी बेस क्या रहेगा मॉड्यूलो p। तो ये आपकी क्या होगी c वाली प्रॉपर्टी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब देखते हैं 4 वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, d वाली। 4 वाली प्रॉपर्टी ये कहती है, जिसके लिए हमने a और b दो इंटीजर हमने इसी वजह से लिए थे। 4 वाली प्रॉपर्टी ये कहती है a इंटू बी बाई पी, यानी दो इंटीजर्स का गुणा करके आप उनका लीजेंड्रे सिंबल निकालते हो तो वो उन दोनों के अलग अलग लीजेंड्रे सिंबल्स के गुणा के इक्वल होता है, यानी a b बाई पी जो है इक्वल होगा a बाई पी गुणा b बाई पी के। ये हमें जो है वो प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए डी वाली प्रॉपर्टी में हमें ये शो करना है। तो हमें शो करना है कि ए बी बाई पी जो है इक्वल है ए बाई पी के और इंटू बी बाई पी के। तो प्रॉपर्टी सी क्या कहती है कि ए बाई पी कॉन्ग्रुएंट होता है ए की पावर पी माइनस 1 बाई 2 मॉड्यूलो पी के। तो हम यहाँ पे ए बाई पी को ए के लिए प्रॉपर्टी सी से ये लिख सकते हैं और बी के लिए प्रॉपर्टी सी से ये लिख सकते हैं। दोनों को हम गुणा कर सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस क्या है सेम है। इन दोनों कॉन्ग्रुएंस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इधर a बाई पी इंटू बी बाई पी। कॉन्ग्रुएंस इधर क्या आएगा, a की पावर p माइनस 1 बाई 2 इंटू बी की पावर p माइनस 1 बाई 2 और बेस क्या रहेगा p।
ठीक है। यहाँ पे दोनों की जो है वो पावर्स सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की होल पावर p माइनस 1/2, और इधर क्या चल रहा है, a बाई पी गुणा b बाई पी। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने, इस इक्वेशन को हमें मिल गई, इसको हमने नंबरिंग दे दी और यहीं पे छोड़ दिया। एक बार आप इसको यहीं पे छोड़ के अब ये देखिए कि जो C वाली प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ के आए हैं, ये हमें क्या देता है, a बाई पी की वैल्यू, यानी a आपका इंटीजर है जिसका p के साथ GCD 1 है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर a का p के साथ GCD 1 है और b भी हमने ऐसा लिया था, b का भी p के साथ GCD 1 है, तो a इंटू बी का भी p के साथ GCD क्या होगा, 1। तो जब आप a b बाई p निकालोगे ये c वाली प्रॉपर्टी में, जब आप c वाली प्रॉपर्टी a बाई p की जगह a b बाई p के लिए लिखो तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, a की जगह क्या आएगा, a इंटू बी बाई पी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह a b इसकी पावर p माइनस 1/2 मॉड्यूलो p। ये जो इक्वेशन 6 आई है ये इस वाली प्रॉपर्टी से आई है जिसमें हमने a की जगह क्या कर दिया, a बाई पी। और इक्वेशन 5 जो है वो हमारी इन दोनों को गुणा करने से आई है। अब हम क्या करते हैं, 5 और 6 को कंपेयर करते हैं। तो देखिए दोनों के इधर वाला जो इंटीजर है वो सेम है, यानी ए बी बाई पी इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी बाई पी जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि बेस क्या है, सेम है। तो रिजल्ट 5 और 6 से क्या आएगा, ए बी बाई पी कॉन्ग्रुएंट होगा ए इंटू बी, ए बी बाई पी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बाई पी इंटू बी बाई पी, और मॉड्यूलो में क्या रहेगा, p। तो आगे वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या लिख दिया, 5 और 6 से a बाई पी इंटू बी बाई पी कॉन्ग्रुएंट है ए बी बाई पी के, और मॉड्यूलो में क्या है, p है। हम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमें शो क्या करना है कि ए बी बाई पी इक्वल होगा a बाई पी गुणा बी बाई पी के। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम होगी। तो हमने ये कहा कि इक्वेशन 7 के सर्वांग में दोनों पार्ट्स का जो वैल्यू है, इधर वाली और इधर वाली वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि इधर भी लीजेंड्रे सिंबल है और यहाँ पे भी दो लीजेंड्रे सिंबल्स का गुणा है। तो लीजेंड्रे सिंबल के बारे में हम जानते हैं उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी। इसके मतलब इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, 1 या फिर -1। इन दोनों के गुणा करेंगे तब भी दो ही पॉसिबिलिटी है, 1 या फिर -1। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों ए बी बाई पी की वैल्यू और ए बाई पी इंटू बी बाई पी की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग लेते हैं, जैसे ए बाई पी और बी बाई इंटू बी बाई पी, इधर वाले पोर्शन की वैल्यू मान लो 1 ले ली और इधर वाले पोर्शन की वैल्यू मान लो -1 ले ली, तो क्या दिक्कत आती है, इधर वाले पोर्शन की वैल्यू 1 और इधर वाले पोर्शन की वैल्यू -1 ले ली, तो दोनों तरफ जो है हम यहाँ पर +1 करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा 0। तो क्या आएगा 2 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो p। इसका मतलब क्या हुआ, p डिवाइड करना चाहिए 2 को, लेकिन p क्या है, ऑड प्राइम नंबर, तो p कभी भी 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। p खुद क्या है, ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब ये जो अजम्पशन है कि दोनों और की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है, ये अजम्पशन गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बाई पी की वैल्यू जो है वो सेम होगी ए बाई पी इंटू बी बाई पी की। ये हमारी प्रॉपर्टी डी है। तो ये हमने शो कर दी। इसके बाद जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी रही है वो क्या कहती है कि आपको ये शो करना है 1 बाई पी के लिए लीजेंड्रे सिंबल जो है 1 बाई पी हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है, और -1 बाई पी जो है आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, -1 की पावर p माइनस 1/2। तो ये भी हमें शो करना है, तो ये हम शो कर देते हैं। तो हमें दिखाना है 1 बाई पी की वैल्यू जो है वो 1 होगी। इसका मतलब हमें क्या दिखाना है कि 1 जो है वो p का क्या है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कब होता है, जब x² कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो p का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और हमारे केस में a की वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब ये इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, x² कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। लेकिन हमें पता है इस वाली जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है इसका x = 1 हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसका हल विद्यमान कर रहा है, इसका मतलब 1/1 जो है वो p का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। इसका मतलब 1 बाई पी की वैल्यू क्या होगी, 1। ये हमने कर दिया। इसके बाद जो है हमें -1 के लिए ये शो करना है कि इसकी वैल्यू डिपेंड करता है आपका p क्या है, उसके फॉर्मूले से आप जो है इसकी वैल्यू 1 और -1 दोनों हो सकती है। तो प्रॉपर्टी c से जो है हम क्या जानते हैं, c वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है कि a बाई पी कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, a की पावर p माइनस 1/2 मॉड्यूलो p के। तो यहाँ पर अगर हम a की जगह -1 पुट कर दे तो आपकी e वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी,
माइनस ये सी वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख दी, इसमें ए की जगह -1 पुट कर दे तो क्या होगा, -1/p कॉन्ग्रुएंट -1 की पावर p -1/2 मॉड्यूलो p, यही हमें शो करना था। तो ये क्या हो जाएगा -1 के लिए, ये हमारी ई वाली प्रॉपर्टी है। तो ये जो है आगे 2-3 लाइन इसलिए लिखी हुई है क्योंकि हमें ये शो करना था, यहाँ पे इक्वल वाला साइन है और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस वाला साइन चल रहा है। तो इसके लिए आपको 2-3 लाइन और लिखनी पड़ेगी कि इन दोनों इधर और इधर वाले पार्ट की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। क्योंकि अगर इक्वल नहीं लेते, जैसे इसकी वैल्यू 1 ले ली और इसकी वैल्यू -1 ले ली, दोनों तरफ +1 ऐड किया, तो क्या करेगा, p को डिवाइड करना पड़ेगा 2 को, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस वाला जो ये कॉन्ग्रुएंस वाला रिलेशन में, इसमें इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। पार्ट की वैल्यू सेम आते ही दोनों के बीच कॉन्ग्रुएंस वाला रिलेशन नहीं होकर क्या हो जाएगा, इक्वल वाला साइन हो जाएगा। तो ये -1/p इक्वल हो जाएगा -1 की पावर p -1/2 के। ये आपकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है। इसके बाद एडिशन में एक छोटी सी प्रॉपर्टी और आप साथ के साथ देख सकते हो, क्योंकि अभी आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। f वाली प्रॉपर्टी और ऐड की है मैंने। ये आपको ये शो करना है कि a × b² p जो है वो इसकी वैल्यू इक्वल होती है a/p के, यानी b का स्क्वायर का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे इजी है, क्योंकि लास्ट अब यहाँ देखिए आपने क्या कहा अभी कि a × b/p, अगर दो इंटीजर्स का गुणा का लीजेंड्रे सिंबल निकालते हो तो क्या होता है, दोनों का आप a/p × b/p के इक्वल हो जाता है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी जो है आप यहाँ पर अप्लाई करो तो ये किसके इक्वल होगा, a/p × b² के, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी कि a² की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 है। तो यहाँ पे ये जो b² है इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1। तो आपके यहाँ पे a × b² की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a/p के। ये आपके लीजेंड्रे सिंबल्स की प्रॉपर्टीज़ है। आप यहाँ तक का पढ़िए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।